हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम दो चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। काफ़ी इजी टॉपिक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के जो क्वेश्चंस है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट वुड बी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो इस चैप्टर का टाइटल भी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है? जब कभी कोई एक वेव्स दो डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करने वाली है, मान लीजिए एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, और जो मीडियम है उनमें डेंसिटी डिफरेंस अगर है तो ऐसे देखा जाता है कि वेव का जो एनर्जी का पार्ट है, सम पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्ट बैक एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट मीडियम, राइट, एंड दिस इज द सेकंड मीडियम एंड बोथ द मीडियम हैव डेंसिटी डिफरेंस। जहां पर ये जो बीच की बाउंड्री है, इट कैन बी कॉल्ड एज इंटरफेस। उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे। अब मान लीजिए पहले मीडियम से ऐसी वेव जा रही है एंड इट टच्ड अपॉन द इंटरफेस। सो व्हाट हैपेंस इज, वेव आगे तो ट्रैवल करेगी, बिल्कुल वो दूसरे मीडियम में जाएगी, लेकिन सम पार्ट ऑफ दिस वेव वुड ट्रैवल बैक। तो जो एनर्जी होती है पहले वेव की, वो रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम दिस इंटरफेस एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव एज वेल एज इन ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले सिंपल सी एक डेफिनेशन बना लेते हैं एंड देन वी विल सी इन द डिटेल्स। So what we can see here, when a wave or a progressive wave, when a progressive wave travels between between two mediums having density difference, having density difference, then some part of energy, some part of energy of an incident wave reflects back from the interface is known as reflection of wave। रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल सा फिनोमिना। अब देख लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड देन वी विल बी सीइंग रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव। अब जैसे कि मैंने बोला, ये फिनोमिना तब ऑब्जर्व होता है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहे हो वेयर देयर इज अ डेंसिटी डिफरेंस। अब डेंसिटी डिफरेंस है मतलब किसी मीडियम की डेंसिटी कम होगी, दैट वी विल बी कॉलिंग इट एज रेयरर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है जिस मीडियम की, उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले केस इमेजिन कर लेते हैं व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो फर्स्ट केस, रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं रेयरर टू डेंसर मीडियम का, कि मेरे पास मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को हमने किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच किया है। अब रिजिड सपोर्ट क्या हो सकता है? तो कोई एक जो दीवार है, वॉल, दैट कैन बी कॉल्ड एज ए रिजिड सपोर्ट। तो यहाँ पर मैं जस्ट फॉर द एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग और अ रोप विच इज अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट लाइक अ वॉल। नाउ हम जानते हैं भैया, वॉल तो डेंसर होगी एज कंपेयर टू रोप और स्ट्रिंग, सो आई एम राइटिंग दिस एज डेंसर मीडियम एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल बी माय रेयरर मीडियम। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एक वेव पास करवाते हैं। अब इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक क्रेस्ट यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ और आगे कहूंगा कि सिर्फ दिस क्रेस्ट इज रीचिंग टू द रिजिड सपोर्ट। अब क्रेस्ट ही रीच कर रही है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं भैया किसी भी पर्टिकुलर वेव में पार्टिकल जो है वो ऑसिलेशन कर रहे होते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एंड इफ आई एम सेइंग दैट ओनली क्रेस्ट इज बीइंग ट्रैवल्ड फ्रॉम दिस रोप टू द सपोर्ट, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि हम जो वेव इमेजिन कर रहे हैं दैट वुड बी अ पल्स वेव। तो पल्स वेव में क्या होता है, आप चाहो तो सिर्फ क्रेस्ट या फिर सिर्फ ट्रफ को
प्रोपैगेट कर सकते हो अक्रॉस द मीडियम। इट्स लाइक मान लीजिए आपके पास कोई रोप है जिसको आपने शेक किया, और शेक करने के बाद वो जो पर्टिकुलर रोप है अगर वो किसी टेबल पर ही है, तो टेबल पर होने के कारण ओनली क्रेस्ट विल बी सीइंग एज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इस तरीके की वेव जिसे हम पल्स वेव कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पल्स वेव को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सपोज हमने यहाँ पर ऐसी एक पल्स वेव ड्रॉ करी है जहाँ पर सिर्फ मैंने क्रेस्ट को ड्रॉ किया है। सो दिस इज माई क्रेस्ट एंड लेट्स से दिस क्रेस्ट इज पर्टिकुलरली ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट और अ डेंसर मीडियम। नाउ व्हाट हैपेंस इज, थोड़ी देर के बाद ये जो क्रेस्ट है हमारे इस रिजिड सपोर्ट तक आ जाएगी। तो उस पर्टिकुलर इवेंट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सपोर्ट माई क्रेस्ट हैज बीन रीच्ड टू द रिजिड सपोर्ट। तो यहाँ पर ऐसे रिजिड सपोर्ट के पास मैंने क्रेस्ट को ड्रॉ किया है। दिस इज माई सेकंड इंस्टेंस। ठीक है, चलो तो क्रेस्ट पहुंच चुकी है। अब होता क्या है, जैसे ये क्रेस्ट रिजिड सपोर्ट के पास आएगी, जो एनर्जी है इस पर्टिकुलर वेव में या पल्स वेव में, दैट विल बी ट्राइंग टू मूव द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिजिड सपोर्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, उस पर एनर्जी एक्सर्ट करेगी। बट जैसे कि हम जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट ऑफ दिस क्रेस्ट अपॉन दिस वॉल, वॉल के जो मॉलिक्यूल है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिएक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके कारण बिकॉज ऑफ द अपोजिट नेचर ऑफ फोर्सेस दिस क्रेस्ट नाउ गेट्स रिफ्लेक्ट बैक एज अ ट्रफ। तो क्रेस्ट को वो क्या कर लेते हैं, ट्रफ में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड नाउ दिस ट्रफ विल बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग गई और क्रेस्ट है जो ट्रफ में कन्वर्ट हो गया। सो आई कैन ड्रॉ हियर now at the third instance crest has been reflected back as a trough। ठीक है, so this is my trough, this is your rigid support। ठीक है, तो ट्रफ वापस आ गई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं व्हेन अ वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज ट्रफ। अगर ट्रफ रीच कर रही होती तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज अ क्रेस्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू फेज डिफरेंस वी कैन से भैया जो फाई है दैट इज 180 डिग्री, और यू कैन से इट इज ऑफ पाई रेडियन। दिस इज ऑफ पाई रेडियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम काम कर लेते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट इंस्टेंस ट्रांसवर्स वेव विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। चलो, तो सेकंड एग्जांपल आई एम कंसिडरिंग हियर, द ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास फिर से वही स्ट्रिंग या रोप है, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के आगे मैं एक लाइट वेट रिंग अटैच कर रहा हूँ। हल्की सी हम एक यहाँ पर रिंग रखेंगे एंड दिस पर्टिकुलर रिंग इज कैपेबल ऑफ मूविंग और रेसिप्रोकेटिंग अक्रॉस, एक चाहे तो आप कोई वर्टिकल ऐसा पोल वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस ये जो पर्टिकुलर रिंग है इट कैन मूव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, चलेगा। अब देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर जस्ट फॉर द एग्जाम्पल एक वर्टिकल सेगमेंट ऐसा ड्रॉ करके रख दे रहा हूँ। दिस पार्ट, दिस इज माई रिंग एंड अर्लियर इज रोप। अब यहाँ पे जो रिंग है ये डेंसर नहीं है, ये रेयरर है। सो रिंग रिप्रेजेंट्स रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और जो हमारी स्ट्रिंग है, अब वो स्ट्रिंग कंपैरेटिवली क्या होगी, डेंसर होगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स डेंसर मीडियम वाला पार्ट। अब जब वेव क्रिएट होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक क्रेस्ट क्रिएट कर देता हूँ जिसे हम एक पल्स वेव भी कह सकते हैं। सो क्रेस्ट इज बीइंग क्रिएटेड एंड नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स आवर रिंग, चलेगा। नाउ सो यहां पर हम बोल सकते भैया माय वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब क्या होगा, जैसे ही ये क्रेस्ट विल रीच टू द इंटरफेस, अब इंटरफेस मतलब बाउंड्री होती है दो मीडियम के बीच में, तो यहाँ पर जो रिंग है और आपका ये जो स्ट्रिंग है इनके बीच की बाउंड्री हुआ इंटरफेस। जैसे ही क्रेस्ट इस पर्टिकुलर रिंग के पास रीच होगी, क्या होगा, बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली ये जो रिंग है उसे ऊपर की तरफ एक जर्क मिलेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट रिंग विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एज सुन एज क्रेस्ट रीचेस टू द इंटरफेस। सो यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज अवर क्रेस्ट हैज बीन रीच टू द इंटरफेस एंड नाउ बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल नाउ द रिंग हैज बीन मूविंग टूवर्ड्स द
अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से रिंग क्या हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गई। अब नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, एज दिस रिंग हैज मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, नाउ द रिंग विल ट्राई टू कम डाउन। जब वो रिंग नीचे आने की कोशिश करेगी तो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग को वो ऐसे जर्क प्रोवाइड करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जर्क अगेन क्रेस्ट विल बी फॉर्म्ड एट द स्ट्रिंग। फिर से क्या फॉर्म होगी, क्रेस्ट फॉर्म होगी, एंड वी कैन से क्रेस्ट ही अप्रोच हुई थी तो क्रेस्ट ही क्या होने वाली है, रिफ्लेक्ट बैक होने वाली है। वेलोसिटी को जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रैवल करते हुए देखोगे इन वेव के वेलोसिटी को। सो वी कैन से भैया क्रेस्ट इज नाउ रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट हियर। जैसे ही हमारी रिंग क्या हो जाएगी, द रिंग हैज कम डाउन। सो रिंग नीचे आ गई है ऑन, और यहाँ पर हमारा जो क्रेस्ट है वो फिर से रिफ्लेक्ट हो चुका है। सो अप्रोच भी क्रेस्ट हुआ था, रिफ्लेक्ट भी क्रेस्ट हुआ था, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट। और अगर ट्रफ में यहाँ पर अप्रोच करवा देता तो ट्रफ वुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। सो इज देयर एनी चेंज इन द फेज, नो। सो फेज चेंज इज जीरो, देयर इज नो फेज डिफरेंस, 0 डिग्री और 0 रेडियन इज योर फेज डिफरेंस। चलेगा, इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स की। तो सेकंड पार्ट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अब देखिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जो होती है उसमें पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है मटेरियल मीडियम का, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। ये चीज हम जानते हैं। अब लॉन्जिट्यूडिनल वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उनके वाइब्रेशंस को मटेरियल मीडियम के, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कॉम्प्रेस्ड होने वाले हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा सा लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, और जो रेयरफेक्शन होगा वहां पर जो लाइन्स है उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन। अगेन लेट्स से कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक। अगेन कॉम्प्रेशन एंड देन रेयरफेक्शन, और एक बार मैं यहाँ पर कॉम्प्रेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। चलेगा। अब देखो लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो है वो आइदर इट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। तो सबसे पहले हम केस इमेजिन कर रहे हैं व्हेन माय लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर एयर में रेयरर मीडियम ले रहा हूँ तो कोई एक रिजिड सपोर्ट हो सकता है वो डेंसर मीडियम हो, ठीक है, लाइक वॉल। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक वॉल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस माई वॉल रिप्रेजेंट्स डेंसर पार्ट। So this is rarer and this is denser, ठीक है। compression, rarefaction, this is again compression. Now imagine कर लो कि ये जो particular compression है it has reached to the interface. What will happen, चूंकि interface के जो molecule है वो denser है और आपका ये जो compression वाले molecules है rarer medium के, now they will try to move the molecules of denser medium, but because of high density what will happen, as per Newton's third law, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो डेंसर मॉलिक्यूल्स, डेंसर मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर इसी पर्टिकुलर एयर के मॉलिक्यूल को अगेन कॉम्प्रेस करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ फोर्सेस, एंड ड्यू टू कॉम्प्रेसिव एक्शन कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज अ कॉम्प्रेशन ओनली। तो यहाँ पे समझने वाली ये चीज है कि जब कॉम्प्रेशन रीच हुआ था कहाँ पे, इंटरफेस पर, तो हमें फिर से कॉम्प्रेशन ही रिफ्लेक्ट बैक होते हुए दिखेगा। सो अगेन कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, इसके फॉर्म में हमें वेव्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब भले ही मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट में ड्रॉ किए हैं वेव्स को, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेव इंसिडेंट हुई है उसी डायरेक्शन में वहीं पर वेव का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। अब ये सुपरपोजिशन क्या है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फिलहाल हमने क्या समझा है कि रेयरर से अगर डेंसर मीडियम में कोई वेव ट्रैवल कर रही है, अगर वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, तो कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज रेयरफेक्शन, एंड दस अगर मैं उनके बीच के फेज डिफरेंस की बात करूं इन बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, तो दैट फेज डिफरेंस इज एक्चुअली 0 डिग्री और 0 रेडियन। चलेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। So second part I am drawing here, the longitudinal wave is traveling from denser to rarer. देखो क्या होगा अगर डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है, फिर से हम कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन, अगेन कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, अगेन कॉम्प्रेशन,
रेयरफेक्शन एंड लेट्स से अगेन कॉम्प्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा इंटरफेस। अब इंटरफेस को मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ ताकि आगे का जो मीडियम है वो रेयरर है ऐसा हमें समझ में आए। सो दिस इज माय रेयरर मीडियम एंड दिस इज माय denser medium. Now what happens is, if suppose compression has been occurred at the interface or compression has reached to the interface, ये जो compress वाले molecules है एयर के, मान लीजिए अगर एयर की मैं बात कर रहा हूँ, so these molecule will try to push molecules of rarer medium in a forward direction, और because the density of molecule in the rarer medium is very less compared to earlier medium, यहाँ पर क्या हो जाएगा, there is a scope of movement of molecule due to which rarefaction now starts to occur at the interface. इंटरफेस पर हमें rarefaction देखने को मिलता है and we can say the compression has been reflected back as a rarefaction. तो यहाँ पर जब compression reach हुआ तो rarefaction जो है वो reflect हुआ. ठीक है, this is again compression, again this is rarefaction. तो यहाँ पर जैसे मैंने दो अलग अलग पाथ में बताया है, बट एक्चुअली इंटरमिक्सिंग देखने को मिलेगा। जिस पाथ पर इंसिडेंट हुआ है उसी पाथ पर रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला है। सो आई कैन राइट व्हेन अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, हियर द कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयरफेक्शन एंड रेयरफेक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। सो जो फेज डिफरेंस है इन बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन कॉल इट एज पाई रेडियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के जैसे और क्वेश्चंस आएंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इन नटशेल रिवाइज कर दूँ, इन बिटवीन लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव कौन से मीडियम से कौन जा रहा है और क्या रिफ्लेक्शन होगा, तो हम इसको एक टेबल में समराइज करके लिख सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस टेबल विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू रिमेंबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेव टाइप। मान लीजिए वो रेयरर टू डेंसर जा रहा है, रेयरर टू डेंसर, एंड इन सेकंड वी कैन राइट द वेव इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, चलो पहली वेव हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की, जो हमने सबसे पहले लिया था। तो ट्रांसवर्स, देखो अब ट्रांसवर्स वेव में एक शॉर्ट छोटी सी डायग्राम भी बना लेते हैं। अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो मान लीजिए इफ क्रेस्ट हैज अप्रोच टू द डेंसर मीडियम, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, दिस इज अ क्रेस्ट विच हैज बीन अप्रोच टू द इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, एंड वी नो इन दैट केस क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज अ ट्रफ। सो क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, ट्रफ रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, एंड देयरफॉर फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री और पाई रेडियन, 180 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक, चलो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव में रेयरर टू डेंसर। और डेंसर टू रेयरर में क्या होगा फिर, सपोज द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो अगर क्रेस्ट गया है, ठीक है, क्रेस्ट गया है तो क्रेस्ट ही रिफ्लेक्ट बैक होता है। सो अप्रोच भी क्रेस्ट हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी क्या हुआ है, क्रेस्ट ही हुआ है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, एंड देयरफॉर नो फेज डिफरेंस इज ऑकर्ड। चलो अब ट्रांसवर्स के बाद लॉन्जिट्यूडिनल। अब लॉन्जिट्यूडिनल में भी पहले हम केस कंसिडर करेंगे व्हेन कॉम्प्रेशन हैज रीच टू द इंटरफेस। तो ये था कॉम्प्रेशन, देन रेयरफेक्शन, और मान लीजिए फिर से कॉम्प्रेशन। तो जो इंटरफेस है, रेयरफेक्शन हो गया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉम्प्रेशन, ये है भैया हमारा इंटरफेस। अब रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर कॉम्प्रेशन रीच हो रहा है तो हम जानते हैं भैया रिफ्लेक्ट भी क्या होता है, कॉम्प्रेशन ही रिफ्लेक्ट होता है। तो कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, अगेन here it is compression. So I can write compression has been reflected as compression and rarefaction has been reflected as rarefaction. So phase difference is actually 0. उल्टा हो रहा है ना, लॉन्जिट्यूडिनल में और ट्रांसवर्स में आप रिलेशनशिप देखोगे तो एकदम उल्टा फेज चेंज देखने को मिल रहा है। अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो डेंसर से रेयरर, इफ सपोज दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज अगेन रेयरफेक्शन, एंड लेट्स से दिस इज कॉम्प्रेशन। सो कॉम्प्रेशन कहाँ रीच हुआ है, इंटरफेस पे, तो हम जानते हैं द कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेयरफेक्शन।
ठीक। So this is rarefaction, compression, rarefaction, compression. So now compression is reflected as rarefaction will be reflected as compression, and thus जो phase difference है दोनों में that would be found as 180 degree, or you can write this as pi रेडियन. दिस टेबल विल हेल्प यू टू सॉल्व मेनी ऑफ द क्वेश्चन. अब हम क्या कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट PYQs है उन्हें देख लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया है, a longitudinal wave is traveling through a pipe closed at one end. If the rarefaction of the wave reaches to the closed end, it will be reflected back as. तो मान लो wave is traveling from the pipe as closed end बोला है, तो इस तरीके से हम एक पाइप ले लेते हैं, ठीक है, जिसका एक एंड क्लोज है, और यहाँ पर जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव आ रही है वो कैसे रीच हो रही है, तो आप देखिए इफ द रेयरफैक्शन ऑफ द वेव रीचेज द क्लोज्ड एंड. तो चलो ये एक रेयर फैक्शन में ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे मान लो ऐसे रेयर फैक्शन रीच हो गया, तो हम जानते हैं भैया क्या होगा, डेंसर मीडियम में जैसे ही रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कौन आ रहा होता है, हमारी पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूडिनल वेव आती है. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, रेयरर से डेंसर मीडियम. अब डेंसर क्यों, क्योंकि जो पाइप का एंड है वो एक रिजिड सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और पाइप के अंदर तो एयर हो सकती है, तो एयर को हम रेयरर मीडियम कहेंगे, और जो पाइप का एंड है उसे हम कहेंगे भैया डेंसर. तो रेयरर से डेंसर, नाउ रेयरर टू डेंसर लॉन्जिट्यूडिनल वेव जाती है, तो क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, और सॉरी कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन, एंड रेयर फैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फैक्शन, है कि नहीं. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रेयर फैक्शन रीच हुआ है तो रेयर फैक्शन ही रिफ्लेक्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई माय ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या दिया है, a pulse of wave train travels along a stretched string and reaches the fixed end of the string. It will be reflected with. अब मान लो हमने किसी एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके रखा है. कैसे कर सकते हो, अगर मान लीजिए मैं वर्टिकली किसी स्ट्रिंग को अटैच कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो नीचे मुझे किसी वेट को अटैच करना पड़ेगा, तभी ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच रहेगी. और देयर इज वन मोर ऑप्शन. कैसा ऑप्शन है, मान लीजिए मैंने किसी स्ट्रिंग को इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट ऐसे टाई कर दिया है, तो यहाँ पर भी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच्ड हो चुकी है. उन्होंने बोला है अ पल्स ऑफ वेव ट्रेन ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड रीचेज द फिक्स्ड एंड. तो यहाँ पे मान लीजिए दिस इज माय फिक्स्ड एंड, और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इस पर से एक वेव ट्रेन ट्रैवल करेगी, मतलब मान लीजिए क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट को मैं ट्रैवल करवा रहा हूँ. देन आगे क्या बोला है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड विथ. तो क्या हो जाएगा, हमने जाना है भैया रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में कोई एक वेव ट्रैवल कर रही है, ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि हमें पल्स बोला है तो पल्स तो एक ट्रांसवर्स वेव ही होती है. तो व्हेन क्रेस्ट विल बी रीचिंग एट द फिक्स्ड एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज ट्रफ, ये हम जानते हैं, और अगर ट्रफ पहुंच रही होती तो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होती. तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है या फेज के कारण जो रिवर्सल होगा वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा. और दूसरी चेंज, जो इंसिडेंट वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने क्या बोला है, अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री विथ वेलोसिटी रिवर्स. यस, वेलोसिटी का रिवर्सल देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट. बट सेकंड और थर्ड बाकी के जो ऑप्शन है उन्हें भी देख लेते हैं. सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, द सेम फेज एज द इंसिडेंट पल्स विथ नो रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी. नहीं भैया, क्रेस्ट ही बोल रहे हैं, वो क्रेस्ट बन के रिफ्लेक्ट होगी लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, ऐसे होगा क्या, नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं है. थर्ड बोल रहा है अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री विथ नो रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है. 180 डिग्री का फेज रिवर्सल, फेज चेंज तो हो रहा है, बट वेलोसिटी जो है वो भी रिवर्स हो रही है. तो इन्होंने बोला है नो रिवर्सल, तो ये भी ऑप्शन गलत है. डी ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेम फेज एज द इंसिडेंट पल्स बट वेलोसिटी रिवर्स. तो वेलोसिटी तो रिवर्स हो रहा है, लेकिन अगर क्रेस्ट जा रही है तो बोल रहे हैं कि क्रेस्ट ही रिफ्लेक्ट होगा. नहीं, ऐसे नहीं होता है. तो हमारा जो ए ऑप्शन है दैट इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन गिवन हियर. चलेगा. नाउ लेट्स मूव एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया है भैया, a uniform rope of length capital L and mass capital M hangs vertically from a rigid support. चलो यहाँ पर हम एक रिजिड सपोर्ट ले रहे हैं वर्टिकल, और उसके नीचे हम एक रोप जो है जिसकी लेंथ है L इज लेंथ, मास इज M, उसको ऐसे सस्पेंड करके रख रहे हैं. फिर आगे क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M1 इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोप. यहाँ इस पर्टिकुलर एंड पर हमने एक कैपिटल M1 मास का जो ब्लॉक है उसको अटैच करके रखा है.
फिर आगे क्या बोला है, अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ लेंथ लैम्बडा 1 इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप। जैसे अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं शेक कर दूंगा, तो शेक करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी एंड इट विल प्रोपैगेट अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है। सो जब स्टार्टिंग में वेव प्रोड्यूस हुई है तो उसका जो उन्होंने लैम्बडा बोला है और वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्बडा 1। नाउ आगे क्या हो रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव व्हेन इट रीचेज द टॉप ऑफ द रोप इज, मतलब ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है जब वो टॉप पे पहुंच जाएगी तब उसकी वेवलेंथ जो है उसको उन्होंने लैम्बडा 2 बोला है, दैट इज लैम्बडा 2। तो यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग में जो है वो वेव ऐसे क्रिएट हुई थी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है थोड़ा सा डिफरेंस इन वेवलेंथ देखने को मिल रहा है। तो जो टॉप है, टॉप पर जो वेवलेंथ है इट इज लैम्बडा 2, इनिशियली इट वाज लैम्बडा 1। अब आगे क्या बोला है उन्होंने, द रेशियो ऑफ लैम्बडा 2 इज टू लैम्बडा 1। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डज नॉट बिलोंग टू रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इट हियर। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर जो वेवलेंथ है ना, जो लैम्बडा 1 है वही आगे नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है स्ट्रिंग पर कितना टेंशन आ रहा है उस पर। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे है, ये इसलिए क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर रोप या स्ट्रिंग से वेव पास हो रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर कितना टेंशन लग रहा है इस पर डिपेंड करती है। और हम जानते हैं v इज नथिंग बट n लैम्बडा, n इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ। तो अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ भी चेंज होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वेव की वो चेंज होने वाली है बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेंशन एक्टिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है। तो देखो बहुत धीरे धीरे समझेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो आई एम फर्स्टली राइटिंग v इज नथिंग बट n लैम्बडा। ठीक है। n इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कह सकते हो पार्टिकल का, और फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, दैट इज बोथ द सेम थिंग्स। एंड सेकंडली यहाँ पे जो लैम्बडा है वो वेवलेंथ बता रहा है। तो इनिशियली स्पीड है v1, देन हमारा वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है लैम्बडा 1। अब अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू को, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसे हमने सफिक्स 1 और 2 से रिप्रेजेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इस पर्टिकुलर मास को मान लीजिए आपने शेक किया है हॉरिजॉन्टली, तो जो डिस्टर्बेंस सोर्स पर कॉज हुआ है उतना ही डिस्टर्बेंस एंड तक रहता है। इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी ऑसिलेशन की वही आपको रोप के पार्टिकल के वाइब्रेशन के फॉर्म में दिखने को मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है इवन दो वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसलिए हम यहाँ पर n1 या n2 ऐसे सफिक्स नहीं यूज करेंगे। सो इनिशियली एट बॉटम वेलोसिटी इज v1 और जब मैं टॉप पर जाऊंगा तो वेलोसिटी विल बिकम्स v2 एंड v2 इज नथिंग बट n इंटू लैम्बडा 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए जनरल फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ वेव और द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम अ रोप और स्ट्रिंग, इट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन स्मॉल m। अब t क्या है, t इज टेंशन और स्मॉल m क्या होता है, दैट इज माय लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग और रोप। लीनियर मास डेंसिटी जो एक्चुअली होता है मास ऑफ रोप विच इज इक्वल टू मास ऑफ रोप और स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रोप और स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ रोप। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस पे आई कैन राइट v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन T1 अपॉन लीनियर मास डेंसिटी सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रोप चेंज नहीं हुई है, रोप तो वही है, उसकी लेंथ भी सेम है, मास भी सेम ही है, तो मास पर यूनिट लेंथ तो वो चेंज होगा नहीं, इसलिए लीनियर मास डेंसिटी को यहाँ पर मैं सिंपली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करके छोड़ रहा हूँ। नाउ v1 कैन बी कॉल्ड एज n इंटू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब देखो टेंशन कैसे देखना है, जब आप बॉटम पे वेव को फॉर्म करे हो, सो यहाँ बॉटम में जब वेव फॉर्म हुई होगी तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर जो टेंशन है इट इज ड्यू टू दिस मास ओनली, इतने ही मास के कारण टेंशन आ रहा है। और टेंशन इज नथिंग बट फोर्स विच इज नथिंग बट एक्टिंग मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एट दिस पॉइंट टेंशन T1 इज नथिंग बट capital m1 mass multiplied by acceleration due to gravity g. So I can simply write this as m1 into g divided by linear mass density m. इसे मैं कह रहा हूं भैया इक्वेशन 1। ठीक है। कहां पर ये हुआ है, दिस हैज हैपेंड एट बॉटम।
ठीक, चलो अब टॉप की बात करते हैं। तो टॉप पर क्या लिखेंगे हम, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ चेंज इन टेंशन जो हुआ है that is T2 divided by linear mass density m which will remain constant. Now V2 can be written as n into lambda 2 which is equal to under root of. अब देखो यहाँ पर टेंशन किसके कारण होगा, तो टोटल जो मासेस अटैच होंगे उसके कारण होगा। तो टॉप के केस में दो मासेस पिक्चर में आएंगे, कौन सा, पहला तो मास ड्यू टू दिस ब्लॉक m1 और दूसरा जो स्ट्रिंग का खुद का अपना मास है ना ये भी अब इस टॉप पॉइंट पर स्ट्रिंग के टेंशन को कॉज करने में हेल्प करेगा। सो वी कैन राइट दैट एट दिस पर्टिकुलर टॉप पोजीशन टोटल टेंशन इज ड्यू टू m1 मास एट बॉटम प्लस स्ट्रिंग का अपना खुद का मास दैट इज m. सो m1 प्लस m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो आई एम राइटिंग हियर T2 would be m1 प्लस m विच इज मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी, और यहाँ पर टेंशन के लिए ऊपर में मास को मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो दिस इज माय इक्वेशन 2. चलो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर हमें किसका रेशियो पूछा है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड रेशियो लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1. तो यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं. सो इफ आई डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, n इंटू लैम्बडा 2 डिवाइडेड बाय n इंटू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब दोनों ही अंडर रूट में है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ m1 प्लस m इंटू जी डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी m, और v1 को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, दैट वुड बी m1 इंटू जी, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू जी. देखो जी कैंसल, लीनियर मास डेंसिटी भी कैंसल, यहाँ पर n कैंसल, तो लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 क्या आ गया भैया, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m डिवाइडेड बाय m1 एंड दिस इज माय आंसर. ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ऑप्शन सी इज मैचिंग. ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चाहो तो फिर से एक बार इसको रिवाइज करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू. चलो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स विच इज एक्चुअली द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. चलो देख लेते हैं.